गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा चैप्टर रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हेड इनकम टैक्स में 5th नंबर पे आता है, यानी कि इनकम का 5वां हेड है। और इसमें वो सारी इनकम आएंगी जो आपके पहले के 4 हेड्स में नहीं आ सकती। ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट हेड। दिस इज़ द रेजिड्यूरी का मतलब जो बचा हुआ है, जो भी सामान बच गया वो सारा हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, एक तरह से बॉक्स है कि पहले 4 बॉक्सेस में जो सामान नहीं आ पाएगा वो हम 5वें बॉक्स में डाल देंगे। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम 2 तरह की इनकम डालते हैं। एक इनकम जो पर्टिकुलर अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में है, और बाकी की अदर इनकम्स हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ए और बी कैटेगरी बनानी ही है आपने, पर अगर वो बता रहा है तो थोड़ा सा उसके हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए स्पेसिफिक इनकम्स की बात करते हैं। स्पेसिफिक इनकम्स में आ जाएंगे। नंबर 1 आ रहा है हमारा डिविडेंड। तो अगर आप किसी शेयर होल्डर हैं, आपने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और आपको जो डिविडेंड की इनकम होती है वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि और बाकी आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये डिविडेंड की इनकम हमारे बाकी के 4 हेड्स में आ सकती है। सैलरी में नहीं आ सकती, बिजनेस में नहीं आ सकती, कैपिटल गेन में नहीं आ सकती, और हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ सकती। तो कहाँ आ सकती है? ये अदर सोर्सेज में ही आ सकती है। राइट, मतलब एक तरह से आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, उस इन्वेस्टमेंट का एक रिटर्न है आपको डिविडेंड, तो वो आपका अदर सोर्सेज में ही आएगा। दूसरे नंबर पे जैसे आ रहा है, आपने कोई लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ से कोई इनाम की राशि आपको मिली है। थर्ड नंबर पे हम कह सकते हैं कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आपका एम्प्लॉई आपको अपनी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड का शेयर काट कर आपको देता है ताकि आप उसके नाम से कहीं फ़ंड में जमा करा दो, तो जब तक आप फ़ंड में ऐड नहीं करते, मान लीजिए मैं एम्प्लॉई हूँ और मैंने अपनी सैलरी में से 5,000 लेस मतलब लिए हैं, क्योंकि वो 5,000 मेरा एम्प्लॉयर मेरे नाम से एक फ़ंड में ऐड करेगा, तो वो 5,000 तो मेरे ही नाम के हुए ना, जो उसके पास हैं। तो जब तक उस फंड में ऐड नहीं कर लेता ना, तब तक वो अदर सोर्सेज में ही रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसके हाथ में है वो 5,000। या तो 5,000 मेरे पास आते तो वो एम्प्लॉय का हिस्सा हो जाता, वो सैलरी का पार्ट हो जाता, लेकिन वो अभी एम्प्लॉयर के पास हैं, पर किस बिहाव पे हैं? मेरे लिए उसने रखे हैं, लेकिन डालने कहाँ हैं? एक फ़ंड में डालने हैं। राइट, तो जब तक उस फंड में डिपॉजिट नहीं हो जाएगा तब तक वो 5,000 उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही माना जाएगा। फोर्थ नंबर में आ रहे हैं इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ जैसे आप डिवेंचर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स हैं, और कोई कोई इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जैसे तो उस जिसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल सकता है, वो भी हमारा अदर सोर्सेज की इनकम है। नेक्स्ट इज़ इनकम फ्रॉम मशीनरी वगैरह। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? मान लीजिए आपके पास प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इस तरह की चीज़ें हैं, और कभी कभी आप इनको किराए पर चढ़ाते हैं। मतलब ये आपका बिज़नेस नहीं है। प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर किराए पर चढ़ाना आपका बिज़नेस नहीं है, लेकिन अगर आपने कभी इसको किराए पर चढ़ाया होगा और उसका कुछ किराया आया होगा, तो वो किराए की इनकम हमारी कहाँ आएगी? अदर सोर्सेज में। लेकिन अगर ये आपका बिज़नेस रहेगा कि मान लो आपके पास आपका काम ही यही है कि मशीनरी वगैरह किराए पर चढ़ाना, तो ये बिज़नेस हेड में आना चाहिए। 6 पे आ रहा है, 6 पे एक पॉइंट क्लियर कर रहा है। कभी कभी आपने हाउस प्रॉपर्टी में एक पोर्शन किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि हाउस के साथ साथ कई बार मकान मालिक आपको कुछ सुविधाएं भी देता है, जैसे वाटर कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर मकान के साथ साथ आप वो सुविधाएं भी किराएदार को दे रहे हो और उसका एक इकट्ठा किराया ले रहे हो, और उस किराए को अगर सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो सारी की सारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की बजाय अदर सोर्सेज में डील की जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके का काम करना आपका बिज़नेस है, तो वो बिज़नेस हेड में जाएगा। ठीक है, और अगर वो दोनों का किराया अलग अलग आप डील कर सकते हो कि मान लीजिए 5,000 किराया मकान का है और 2,000 उन सुविधाओं का है, तो 2,000 रुपये को हम डील करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और 5,000 को करेंगे हम मकान संपत्ति में। राइट, नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट पे आ गई हूँ मैं। दैट इज़ इनकम रिसीव्ड अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर या एक बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज़ जो कि की मैन का मतलब होता है कि जो इम्पॉर्टेंट पर्सनस होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे बिज़नेस के लिए, जो बहुत
यूँ लगा लीजिए कि जिनका एक्सपीरियंस वाइज या बिज़नेस के फ़ायदे के लिए जो काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं, तो एम्प्लॉयर कई बार उनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है, ताकि कल को अगर इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो एक उनको एक बेनिफिट मिल जाएगा उस एम्प्लॉय को, ठीक है। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी उसको बोलेंगे। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी पैसा आपको मिलेगा ना, आप मतलब एम्प्लॉय की बात कर रही हूँ अब मैं, एम्प्लॉय को मिलेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी ली किसने है? एम्प्लॉयर ने ली है, लेकिन पैसा तो एम्प्लॉय के हाथ में ही आएगा, क्योंकि मिसहैपनिंग एम्प्लॉय के साथ हुई है। तो ये पैसा जो है कहाँ जाना चाहिए? अदर सोर्सेज में जाना चाहिए, ठीक है जी। एक सेकेंड, हाँ। Income received under a Cayman insurance policy including bonus on such policy if such income is not chargeable। ये भी ध्यान में रखना। आप एक तो मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप एज एन एम्प्लॉय ले रहे हैं, फिर आपके लिए सैलरी हेड में जाएगा। अगर आप एज ए पार्टनर ले रहे हो, फिर आपका बिजनेस हेड में जाएगा। ये बात भी क्लियर कर रही हूँ मैं आप। वैसे तो कीमैन का मतलब यहाँ पर मैं एम्प्लॉय भी नहीं बोल रही हूँ, कीमैन का मतलब मैं इंपॉर्टेंट पर्सन से है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला है, तो आप ये देखेंगे कि वो पैसा आपको किस फॉर्म में मिला है। आपको एम्प्लॉयर से मिला है, या एम्प्लॉय हो, आप पार्टनर हो, या इसके अलावा किसी और तरीके से मिला है। अगर कोई और उसमें मिला है ना, जो सैलरी या बिजनेस साइड के अलावा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। अदरवाइज तो सैलरी है तो सैलरी में ही जाएगा, बिजनेस है तो बिजनेस में ही जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ एनी पर्सन रिसीव्ड। अगर आप किसी भी पर्सन से कोई कुछ लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या कैश भी है, तो उसका देखते हैं कि क्या करना है। जैसे मान लीजिए इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहले में बांटा है, मान लीजिए मुझे मेरे कोई रिश्तेदार ने 40,000, रिश्तेदार वर्ड नहीं बोलूँगी सॉरी, किसी और पर्सन से मुझे 40,000 रुपये मिल गए, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, यानी उसके बदले में मैंने कोई एसेट वैसेट नहीं बेची है उसको। तो जो पैसा उसने मुझे दिया है, अगर वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो सारा का सारा अमाउंट मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर बता रही हूँ, उसने 40,000 दिया है, नथिंग इज़ टैक्सेबल। लेकिन अगर उसने 60,000 दिया होता, उसने 51,000 दिया होता, तो टैक्सेबल होता। दूसरे नंबर पे आ रहा है एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ध्यान दीजिए, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, उसके बदले में कुछ नहीं ले रखा, और अगर वो प्रॉपर्टी 50,000 से ऊपर की है, मान लीजिए 60,000, 51,000 ऐसे है, तो आप क्या करोगे? एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आती है बेटे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी होती है कि जिस पर जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो एक सरकार स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करती है। वो उस वैल्यू पे चार्ज की जाती है जो एक तरीके से यूँ लगा लो कि ऑफिशियली उस प्रॉपर्टी का रेट माना जाता है, राइट। हो सकता है एक्चुअल प्रॉपर्टी 2 लाख की हो, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख की प्रॉपर्टी पे लगी है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 लाख मानी जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी बिना किसी कंसीडरेशन के दी है या ली है, आपको मान लो मिली है, और उसकी वैल्यू, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी ना, जैसे 1 लाख है, 2 लाख है, जितनी भी है, वो सारी की सारी आपकी अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी, क्योंकि वो फ्री मिली है आपको। लेकिन अगर आपने उसके बदले में कुछ पैसे दिए हैं, अगर आपने उसके बदले में कुछ पैसे दिए हैं, तो ध्यान रखना, मैं एक फ़ॉर्मूला लगा के चल रही हूँ। चलो देख लेते हैं पहले। मान लीजिए जो पैसे दिए हैं वो स्टैम्प ड्यूटी से कम है। मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 लाख है, आपने उसको दिए हैं 60,000, या ये लगा लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 40,000, आपने दी हैं उसको 30,000। मैंने लिख रखा है स्टैम्प ड्यूटी और कंसीडरेशन, ठीक है, तो 10,000 हो गए। अब दूसरा स्टेप जो करना है वो ये करना है कि 10,000 के साथ अब आप यहाँ देखना, एक तो 50,000 ले लेना, वो फिक्स अमाउंट है, एंड जो आपका कंसीडरेशन है ना, कंसीडरेशन मेरा ये था ना 30,000, इसका 5% ले लो। कंसीडरेशन सॉरी, मैंने 40 का क्यों ले लिया, मेरे को 30 का लेना चाहिए था। 15,000 हो जाएगा कंसीडरेशन किसका, 30,000 का 5% 15,000 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ 15,000 भी रख देने हैं। फिर से बता रही हूँ, 10,000 तो आपने कैसे निकाला,
एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसीडरेशन, जो भी अमाउंट आया वो रख लिया। उसके बाद आपने देखना है एक 50,000 रखिए और एक 5% ऑफ कंसीडरेशन रखिए। तो उन दोनों में जो ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, मान लीजिए 50,000 ही ज़्यादा आ गया ना, ये लो 50,000 मैंने रख दी है। अब आपने देखना है कि जो हायर वैल्यू होगी वही आपके लिए इंक्लूड हो जाएगी अदर सोर्सेज में। देखो मैं बता रही हूँ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई, ठीक है, और कंसीडरेशन से एग्जीट कर गया। अगर वो अमाउंट जो है हमारा इन दोनों अमाउंट के एक्सेस वाले इस अमाउंट से ज़्यादा है, इन दोनों अमाउंट में जो हायर अमाउंट है ना, ये देखो लिखा हुआ है मैंने H, 50,000 और 5% ऑफ कंसीडरेशन, इन दोनों अमाउंट में जो अमाउंट ज़्यादा है उससे भी अगर वो ज़्यादा होता है ना तो वो अमाउंट हम रखेंगे। इसके लिए मैं आपको ना थोड़ा सा एक बार मैं अभी एक इलस्ट्रेशन कराऊंगी, इसमें वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर आ गई है मूवेबल प्रॉपर्टी की बात। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी वही बात है, अगर विदाउट कंसीडरेशन है और 50,000 से ज़्यादा है तो आपका एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपके इनकम का पार्ट बन जाएगी अदर सोर्सेज का। लेकिन अगर आपको कंसीडरेशन में मिला है, लेकिन कंसीडरेशन जो है हमारा फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, जैसे वहाँ स्टैम्प ड्यूटी वाली थी, बस यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू है, बात वही है, सिर्फ फ़र्क है मूवेबल हो गई है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की बजाय फेयर मार्केट वैल्यू हमने ले ली है, राइट। तो फेयर मार्केट वैल्यू जो बनती है, मान ली 1 लाख बनती है और आपने दिया है उसको 60,000, तो 40,000 हो गया ये, राइट। वो कह रहा है कि अगर कंसीडरेशन आपका फेयर मार्केट वैल्यू से कम है और लेकिन 50,000 से ज़्यादा है, लेकिन मैंने तो अभी एग्जांपल दिया था ना 1 लाख और 60,000 का, उसमें तो 40,000 हुए। अगर ऐसा होता तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन अगर मान लो मैं कहूँ कि फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख है और कंसीडरेशन जो है मेरा 60,000 है, तो 2 लाख में से 60,000 गए, 1,40,000, तो कितना डिफरेंस आया, 1,40,000, तो 50,000 से ज़्यादा हो गए ना, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो 50,000 से ज़्यादा है वही जो है हम ले लेंगे, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू और कंसीडरेशन का डिफरेंस आया ना 1,40,000, सारा का सारा मेरी अदर सोर्सेज में ऐड हो जाएगा। फिर बता रही हूँ दोबारा से, अगर तो विदाउट कंसीडरेशन है और 50,000 से ज़्यादा है तो आप फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। अगर कंसीडरेशन के साथ है तो कंसीडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस देखिए। अगर फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडरेशन से ज़्यादा है और 50,000 से भी ज़्यादा है, देन आपने क्या करना है, फेयर मार्केट वैल्यू और कंसीडरेशन के बीच में जो डिफरेंस आया, जो 50,000 से ज़्यादा था, वो उठा लेना है और टैक्सेबल बना लेना है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। अभी अभी हमने जो बात बताई वो ये थी कि आपको किसी से भी 50,000 रुपये मिले हैं, 50,000 से ज़्यादा मिले हैं, तो वो आपके 50,000, वो आपके सारे के सारे पैसे टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है उसका प्रोसीजर बता दिया, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है उसका भी प्रोसीजर बता दिया। बट ये कुछ एक्सेप्शन है, अगर ये पैसे आपको किसी रिलेटिव से मिले हैं, अगर ये पैसे आपको किसी वसीयत और के तौर पे मिले हैं या कोई उत्तराधिकारी के तौर पे मिले हैं, अगर ये पैसे आपको आपकी शादी के मौके पर मिले हैं, और अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है और उसने जाते जाते कुछ दान वान दे दिया है, उस दौरान आपको मिले हैं, अगर आप ये कोई पैसे किसी लोकल अथॉरिटी से मिले हैं, किसी ट्रस्ट से मिले हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से मिले हैं जो रजिस्टर्ड है, अगर ये किसी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, मतलब अप्रूव्ड सोर्स से मिले हैं, अगर ये ट्रांसफ़र वेयर द ट्रांसफ़र इज़ नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफ़र, अच्छा, अगर ये वाला जो पैसा डीमर्जर और अमलगमेशन के दौरान हुआ है और आपने ये ध्यान दिया हो तो कैपिटल गेन में हमने ट्रांसफ़र वाले कॉलम में कुछ ऐसे ट्रांसफ़र्स देखे थे जो ट्रांसफ़र नहीं माने जाते, जैसे अमलगमेशन के केस में, मर्जर के केस में, तो वो ट्रांसफ़र ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी ट्रांसफ़र नहीं समझा जाएगा ना वो पैसा। फिर कह रहा है कि फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय ए ट्रस्ट, अगर एक इंडिविजुअल ने एक ट्रस्ट बना रखा है और वो ट्रस्ट उसने अपने किसी रिलेटिव के लिए बना रखा है, तो वो भी मतलब आपको क्या होगा, विदाउट मतलब टैक्सेबल नहीं होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी वो अप्रूव्ड सोर्स बताए। अब ये मेन मैं आ जाऊँगी रिश्तेदारी पर। रिश्तेदारी में थोड़ा सा मामला टेढ़ा है।
लेकिन उससे भी पहले एक कॉलम ये आ रहा है कि हमारे लिए प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। प्रॉपर्टी का मतलब सारी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है बेटे, फिर शेयर्स, सिक्योरिटीज़, ज्वेलरी और एक ऐसी एंटीक चीज़ें जो होती हैं, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट वगैरह, ये सब, ठीक है। फिर रिलेशन में आ जाइए। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। एक पर्सन है ए, तो ए के लिए रिलेटिव का मतलब क्या होगा? ए के लिए रिलेटिव होंगे ए के वाइफ, राइट, ए की वाइफ बी, ए के पेरेंट्स तो बी के भी पेरेंट्स, ए के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, बी के भी पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, ए के ब्रदर सिस्टर, बी के भी ब्रदर सिस्टर, मैं दोनों में सेम कर रही हूँ, ठीक है। फिर ए के जो भी असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स होते हैं, मतलब ग्रैंडसन, मतलब दादा, जैसे उसके फादर, फिर उसके दादा, फिर परदादा। सिमिलरली जो उसकी वाइफ है उसके भी फादर, दादा एंड परदादा, राइट। फिर और दोनों के मिलाकर जो बेटा, बेटे का बेटा आगे, यानी कि जिसे कहते हैं पोता पर पोता, यहाँ तक, राइट। और उसके अलावा जितने भी ब्रदर सिस्टर मैंने बताए ना, उन सब की वाइफ्स, उन सब के स्पाउस, वाइफ्स को बोलते हैं स्पाउस। वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस होता है और हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस होती है, राइट। तो ये हो गए रिश्तेदारी हमारी। और अगर एचयूएफ की बात करूँ तो एचयूएफ के सारे मेंबर्स जो है उसके रिश्तेदार माने जाते हैं। ओके, ये एक रमेश का एग्जांपल दे रखा है तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अब चलते हैं हम आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन पे ले जाना चाहूँगी, राइट। ये जो अभी इमूवेबल और मूवेबल का सीन है ना, वो आपको इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी है जी हमारी, गिफ्ट ऑफ डायमंड रिंग, गिफ्ट ऑफ आर्ट वर्क, ये केस 1 और केस 2 है। आपने क्या किया, केस 1 में 50,000 रुपये के गिफ्ट दे दिए, बदले में कुछ लिया नहीं है, मतलब कंसीडरेशन ज़ीरो है। डिफरेंस कितना आया? ज़ीरो, 50,000। 50,000 के गिफ्ट दे दिए और बदले में कुछ नहीं लिया। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस अलग था और मूवेबल का केस अलग था। मूवेबल के केस में हमने ये बोला था कि अगर आप कंसीडरेशन नहीं लेते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू ही आपके लिए टैक्सेबल होगी। लेकिन आपने ये देखा कि वो 50,000 से ज़्यादा तो है नहीं ना, 50,000 रुपये तक तो टैक्स फ्री है। तो केस 1 में हमने जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है हमें, वो क्योंकि 50,000 रुपये तक है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो हमारे लिए ये नॉन टैक्सेबल है। अब आ जाते हैं केस 2 पे। केस 2 में देखो, डायमंड रिंग है और आर्ट वर्क है, दोनों ही मूवेबल हो गई। कितने की हैं? 2 लाख की है। बदले में लिया है, अच्छा कंसीडरेशन भी है यहाँ पे, बदले में लिया है 1,51,000। दोनों का डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा का है क्या? पहले तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं। ये है 49,000। अब 49,000 में मैंने बोला था 49,000 का कंपैरिजन करना है आपको किससे? एक तो 50,000 और एक जो आपका कंसीडरेशन है ना 1,51,000, उसके 5% से। तो 1,51,000 का जो 5% बनता है वो 50,000 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, यानी कि वो दोनों अमाउंट ज़्यादा हो गए। पहला अमाउंट हो गया मेरा 50,000, दूसरा अमाउंट हो गया मेरा 151 का 5%, विच इज़ आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। तो 5% है ना? नहीं ज़्यादा नहीं है, सॉरी कम है, 5% तो कम है, ठीक है। ये तो 5,000 समथिंग आ रहा है। तो अब आप देखिए वो 50,000 से ये 49,000 ज़्यादा है क्या? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। देखो 49 डज नॉट एक्सीड 50,000, हैंस नथिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई है, ये रिश्तेदारी वाली बात क्लियर हो गई है। अब चलते हैं आगे, दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और भी अभी चीज़ें आ रही हैं। ये तो मैंने रिश्तेदारी वाला क्लियर बता दिया। पॉइंट नंबर 9 पे आ जाओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन। आपको अगर कोई कॉम्पनसेशन मिला है, मान लो आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम आई है, सरकार से कुछ कॉम्पनसेशन मिला है या कॉम्पनसेशन बढ़ गया है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, ये कॉम्पनसेशन तो हमारा अगर मान लो मुझे मिला है अपने एम्प्लॉयर से, तो वो तो सैलरी हेड में जाएगा, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट अगर आएगा वो मेरा जाएगा अदर सोर्स में, ठीक है। 10 पॉइंट को मैं फ़िलहाल कट कर रही हूँ, 11 पे आ जाएंगे। एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस। मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदने की डील की है और मैंने एडवांस में उसको 10,000 रुपये दे दिए हैं, लेकिन मेरा मामला ख़राब हो गया और मैंने डील कैंसिल कर दी। वो 10,000 रुपये जो एडवांस मैंने उसको दे रखे हैं वो लीगली मैं वापस नहीं ले सकती। अब वो 10,000 रुपये उसके पास ही रह जाएंगे। वो 10,000 रुपये उसकी इनकम कहाँ की कहलाएगी? सैलरी की? नो। हाउस प्रॉपर्टी? नहीं। कैपिटल गेन हो सकता था अगर वाकई में मकान बिक जाता तो, लेकिन अभी बिका नहीं है, इसलिए कैपिटल गेन भी कैंसिल।
बिजनेस भी कैंसिल, तो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। यानी कि ये 10,000 रुपये की इनकम उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी। फिर आ रहा है 12 में, कोई भी कॉम्पनसेशन या कोई भी पेमेंट ड्यू या रिसीव होती है किसी पर्सन के द्वारा इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन। आपका जो है टर्मिनेशन, किस चीज़ का टर्मिनेशन? आपके एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन। अगर टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं कुछ चेंज हुई हैं तो एक सेकेंड, कहाँ गया ये? हाँ यहाँ पे थे, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू, यानी कि अगर क्या होता है कि सैलरी आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, कोई भी कॉम्पनसेशन पेमेंट जो मिला है आपको किसी पर्सन के द्वारा इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम जॉब कर रहे होते हैं और हमारे को अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो वो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारी जॉब की कंडीशंस बदल दी जाती हैं, तो उसमें भी ये होता है कि कंडीशंस जो बदल दी जाती है जिसकी वजह से भी हमारे को कॉम्पनसेशन मिल रहा है, वो भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं, अदर इनकम्स चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब वो दूसरी वाली पार्ट आ गया, अदर इनकम कौन कौन सी हैं, जैसे हर तरह का इंटरेस्ट, सिक्योरिटीज़ वाला तो ऊपर डाल दिया था, उसके अलावा वैसे इसने इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज़ में दोबारा से डाल रखा है, उसमें भी था, इसमें भी था, 2 में डाल रखा है इसने, ठीक है। और जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं उसका भी इंटरेस्ट हो गया, जैसे आपको कोई रिफ़ंड मिला है, कोई कॉम्पनसेशन मिला है, उसका इंटरेस्ट हो गया। और लेकिन वो इंटरेस्ट तो हमारा खैर ऊपर वाली कैटेगरी में था। इनकम टैक्स में आपने ज़्यादा टैक्स दे दिया है और टैक्स वाले आपको जब रिफ़ंड करते हैं यानी पैसा वापस करते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी देते हैं, वो इंटरेस्ट भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। मैं मकान की किराएदार हूँ और मैंने अपने पास जो 2 कमरे किराए किया उसमें से एक कमरा और फिर आगे चढ़ा दिया है, उसे बोलते हैं सब टेनेंसी, उप किराएदारी। तो वो जो पैसा मेरे पास आएगा वो होगा अदर सोर्सेज का पैसा। कारण किराए पर मकान देने के बाद जो इनकम आती है वो मकान मालिक की इनकम हो तो जाती है हाउस प्रॉपर्टी में, और अगर किराएदार ने ही आगे किराए पे चढ़ा दिया है उसकी इनकम अदर सोर्सेज में जाएगी। 3rd नंबर पे आ रहा है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ए टीचर और ए लॉयर। मान लीजिए कि आप, जैसे हम लोग टीचर्स हैं और हम लोग जब कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो जो सैलरी आ रही है वो सैलरी हेड में जा रही है, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम ड्यूटी देते हैं, यूनिवर्सिटी हमारे को जो पैसा देती है वो पैसा हमारा अदर सोर्सेज की इनकम कहलाएगा। रॉयल्टी वर्ड सुना है आपने अकाउंट्स में, तो रॉयल्टी की इनकम भी इसमें आएगी। डायरेक्टर्स को कभी भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं माना जाता, राइट, तो उसके लिए उनको जो चार्जेस दिए जाते हैं ना, हालांकि होती तो सैलरी है लेकिन सैलरी हेड में नहीं जाती, उसको डायरेक्टर की फ़ीस बांधकर अदर सोर्सेज में डालते हैं। रेंट ऑफ लैंड, मान लीजिए एक मकान है लेकिन आपका एक प्लॉट भी है जो कि मकान से जुड़ा हुआ नहीं है और उस लैंड को अकेला आपने किराए पर चढ़ा दिया, खाली भूमि को किराए पर चढ़ा दिया, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, सिर्फ लैंड है, तो उसका जो इनकम आएगा वो भी अदर सोर्सेज में जाएगा। अगर एग्रीकल्चर होता ना तो फिर वो टैक्स फ्री होता। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, हाँ, इंडिया के अंदर तो एग्रीकल्चर इनकम वैसे भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर इंडिया के बाहर आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है उससे जो इनकम आ रही है वो आपकी टैक्सेबल रहेगी अदर सोर्सेज में। फिर आ रहा है 8 नंबर पे, इनकम फ्रॉम मार्केट्स, फेरीज एंड फिशरीज। जैसे लैंड पे मार्केट लगती हैं, उसका किराया आप ले रहे हो, और ऐसे ही फ़िश मार्केट लगती है, इस तरीके से फेरी वाले बैठ जाते हैं, वो आपको कोई किराया देते हैं, वो भी आपकी इनकम इसमें आएगी। इनकम फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जो लीज होल्ड कर रखी है उसकी जो इनकम आएगी वो भी हमारी हाउस इसमें आएगी अदर सोर्सेज में। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर राइटिंग आर्टिकल्स, आप अगर कोई आर्टिकल लिखती हैं अखबार में या कोई मैगजीन में और उसकी आपको जो इनकम आती है वो हमारी जाएगी अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं, आप बिजनेसमैन हो, आपने अपने अकाउंट्स दिखाए लेकिन अकाउंट्स में कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसके आप ना डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं डाउटफुल है, तो जो खर्चे आपने जानबूझ के तो दिखा रखे हैं लेकिन उसका कोई क्लियर आपके पास आंसर नहीं है, तो वो खर्चे नहीं आपकी इनकम मानी जाएगी। इसका मतलब वो खर्चे जानबूझ के आपने दिखाए हैं ताकि टैक्स कम लगे, तो सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ जाएगा कि जिसका आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये खर्च किया है तो कहाँ किया है, उसके बिल्स लाइए,
आपका सिर्फ अमाउंट दिखाने से खर्च थोड़ी ना माना जाएगा। तो ऐसे अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड एवरी अनएक्सप्लेन्ड थिंग जिसका आपके पास कोई भी जवाब नहीं है, वो आपकी इनकम मानकर आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा और वो अदर सोर्सेज में जाएगा। अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी अदरवाइज दैन थ्रू एन अकाउंट पे चेक। अगर हुंडी आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ी है, तो हुंडी में क्या हुआ कि अगर आप एक सेकेंड, अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी अदरवाइज दैन आपने चेक से पेमेंट नहीं करी है, कैश कर दिया है, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। और कैश क्रेडिट्स विच आर अनएक्सप्लेन्ड, वही आपके बिजनेस में अगर आपने कोई दिखा रखी है, मैंने उधार दे रखी है लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली वो भी सारा सीन रहेगा हमारा गड़बड़ वाला, तो हम उसको इनकम ही शो करेंगे। मतलब हम तो क्या करेंगे, हम तो चाहते नहीं ना कि इनकम शो हो, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट इस बात को अच्छे से चेक करके और आपकी इनकम में दिखा देगा। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई ऑन इज़ ऑन कंट्रीब्यूशन। तो प्रोविडेंट फंड जब हमने पढ़े थे तो हमने एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड किया था, जिसका मैंने 4 पार्ट्स बनाए थे। एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, फिर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट, फिर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट। तो जो आपके एम्प्लॉयर का जो पार्ट था इंटरेस्ट का, ठीक है, वो तो जा रहा था हमारा सैलरी हेड में, लेकिन एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट था, क्योंकि वो मुझे बाहर के लोग देते हैं, इसलिए सैलरी हेड में जाने की बजाय कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में। फिर से बता रही हूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड एम्प्लॉई के द्वारा जो उसके खुद के कंट्रीब्यूशन पर होता है वो। नेक्स्ट इज सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एमएलएज और एमपीज की सैलरी हेड में नहीं जाती, उन्हें तो जनता के सेवक माना जाता है भाई, आपको पता है ना इस बात का। तो इसलिए उनकी सैलरी जो है वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी, उनकी सैलरी जाएगी अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कमीशन नॉट चार्जेबल अंडर द हेड मान लीजिए आप इंश्योरेंस के काम करते हो, फिर तो एक तरह से आपका बिज़नेस हो गया ना, उसमें कोई कमीशन आपको मिला है तो कहाँ जाना चाहिए, बिज़नेस साइड में जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं अपना, तो इंश्योरेंस एजेंट भी हमें कोई कमीशन देता है, तो वो कमीशन हमारे अदर सोर्सेज में जाएगा, राइट। एंड द लास्ट पेज पे हम आ गए हैं, दैट इज़ रेंट ऑफ ट्रेडमार्क। जो बिज़नेस में ट्रेडमार्क का इस्तेमाल होता है उसका रेंट, उसको हमने किराए पे दे दिया है। डायरेक्टर की कोई भी चीज़, कमीशन है, फ़ीस है, तो चाहे उसने बिज़नेस के लिए बैंक को कई गारंटी दी है, उसने शेयर्स को अंडरराइट किया है, तो उसको जो भी पैसा बनता है ना वो सब अदर सोर्सेज में जाएगा। उसने कोई ग्रेच्युटी ली है, अगर नॉर्मल पर्सन होता है ना ग्रेच्युटी लेता है तो सैलरी हेड में जाता। फैमिली पेंशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखिए, एक पर्सन को अगर पेंशन मिलती है तो सैलरी हेड में जाती है, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स को जो पेंशन मिलती है ना वो अदर सोर्सेज में जाएगी। कारण वो पेंशन उनको उनके एम्प्लॉयर से नहीं मिल रही है, उनके घर के जो पर्सन की डेथ हो गई है उसके एम्प्लॉयर से मिल रही है। तो रिश्ता देखा जाता है ना, कहाँ से आपको पेंशन मिल रही है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो उसके साथ था जिसकी डेथ हो गई है, आपके साथ तो कोई रिश्ता नहीं है उसका इस तरीके का, इसलिए आपको जो पेंशन वहाँ से मिलती है वो हमारी टैक्सेबल होती है अदर सोर्सेज में। बट ये 3 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स में जो पेंशन हमारे को मिलेगी ना वो टैक्स फ्री होगी। एक तो अगर आप यूएनओ के, मतलब यूएनओ का कोई एम्प्लॉई था, उसकी विडो को जो पेंशन मिली है वो, और दूसरा जो गैलेंट्री अवार्डी होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड जिसको बहादुरी का पुरस्कार मिलता है, जो आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं वो। और जिसके अलावा देखिए, फिर से बता रही हूँ, पॉइंट नंबर 1 पे आ रहा है यूएनओ के एम्प्लॉय की विडो को मिली हुई। दूसरा, फैमिली पेंशन जो मिलती है ऐसे पर्सन को जिसको बहादुरी का पुरस्कार मिलता है और जिसकी डेथ हो गई है। यहाँ फैमिली का मतलब होता है वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर जो डिपेंडेंट हो, राइट। और तीसरे में आ रहा है फैमिली पेंशन आर्म्ड फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, तो उनके विडो और बच्चों को जो मिलती है वो चाहे यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट्स हो या कहीं पे भी हो, उनको जो पेंशन मिलती है वो टैक्स फ्री होती है, ठीक है। बाकी कोई भी पेंशन होगी ना जो एम्प्लॉय के अलावा किसी को मिलेगी वो हमारी अदर सोर्सेज में जाएगी। नेक्स्ट है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम डिपॉजिट, एनएससी का नाम काफ़ी बच्चों ने सुना होगा, नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम्स के अंदर कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, मतलब नेशनल सेविंग स्कीम एक सेव करने की स्कीम है जिसमें कोई भी एनएससी खरीद सकता है।
और उसका जो इंटरेस्ट होता है और उसका जो अमाउंट होता है वो हमारा 80C है, अंडर सेक्शन 80C हमारे को डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगर आप उसमें से कोई अमाउंट पहले ही विड्रॉ कर लेते हो ना, तो वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगा। फिर आ रहा है जी 21 पे, क्रिकेटर्स जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं उनकी इनकम को कहाँ लेके जाना है। ऑब्वियसली उनकी इनकम को भी यहीं लेके जाएंगे हम, लेकिन उसका एक तरीका होगा। अगर तो क्रिकेटर टेस्ट मैच इंडिया के अंदर खेल रहा है तो 25% उसकी इनकम टैक्सेबल होगी, 75% नहीं होगी। अदर मैचेस कोई खेल रहा है तो सारी की सारी टैक्स फ्री होगी, यानी नील टैक्सेबल होगा। और अगर इंडिया के बाहर कोई भी मैच खेल रहा है, 2020 खेल रहा है या टेस्ट मैच खेल रहा है या कोई भी और मैच खेल रहा है, तो वहाँ पर 50% उसकी टैक्सेबल होगी। फिर से बता रही हूँ, टेस्ट मैच इन इंडिया 25%, अदर मैच इज़ नील, और मैचेस आउटसाइड इंडिया 50% टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ टिप्स रिसीव्ड बाय ए वेटर। ऑब्वियसली ये भी मैं काफ़ी पहले बता चुकी थी कि एक वेटर जो काम करता है, इवन मतलब आपको आपके एम्प्लॉयर के अलावा किसी दूसरे पर्सन से जो भी चीज़ मिलती है, टिप्स मिलती हैं, वेटर को टिप्स मिलती है, टैक्सी ड्राइवर को टिप मिलती है, वो सारे के सारे अदर सोर्सेज का पार्ट होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।